भारत के भूआकृतिक प्रदेश की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत ही आज चौथा लेक्चर, जिसमें भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह का विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। बीए पार्ट थर्ड ईयर, पेपर सेकंड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अर्थात भारत का भूगोल के अंतर्गत यह टॉपिक है। मैं बल्लूराम मीणा, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, यूनिवर्सिटी कोटा। तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह को मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। ये जो समुद्र तट के निकट का जो क्षेत्र है, ये टोटल तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। इसी तरीक़ा से इधर यहाँ लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह विस्तृत हैं, जिनका हम एक एक का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ संकरे मैदानी भाग पाए जाते हैं। अरब सागर की ओर स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान तथा बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इन मैदानों और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अब स्थित द्वीप समूहों का भूगोल में एक साथ अध्ययन किया जाता है। इन सभी को सम्मिलित करते हुए भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। यदि केवल तटीय रेखा की लंबाई देखते हैं तो मात्र 6100 किलोमीटर है, और यदि द्वीप समूहों को भी हम सम्मिलित कर देते हैं तो उसमें टोटल 7,516.5 किलोमीटर है, जिसे पूर्णांक के अंतर्गत 7,517 किलोमीटर माना जाता है। माना जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के कुछ भागों का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर अवतलन या धंसाव हो गया, जिससे घाटों के किनारे कगार की भांति खड़े हो गए। कालांतर में इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियों द्वारा निक्षेप के जमावों और सागर की लहरों द्वारा अपरदन के फलस्वरूप इन जलोढ़ मैदानों की रचना हुई। इन मैदानों को दो बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। इसे हम मानचित्र में भी देख लेते हैं। इधर ये अरब सागर का क्षेत्र है पूरा टोटल, और इस अरब सागर का तट पर जो किनारा है ये पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी तरीक़ा से इधर का जो क्षेत्र है टोटल बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी का जो किनारा है ये टोटल किनारा, ये किनारा पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अब एक एक हम ले लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के मैदान अर्थात इस तटीय क्षेत्र पर पश्चिमी घाट पर्वत भी है, जिसके कारण इस मैदान को पश्चिमी घाट के मैदान भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट के मैदान पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। इस मैदान की लंबाई 1400 किलोमीटर और चौड़ाई 10 से 80 किलोमीटर के बीच है। मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, लेकिन कई स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान की जो अधिकतम चौड़ाई है
वो 80 किलोमीटर है। इस तटीय मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर है, जो कहीं कहीं 300 मीटर तक पाई जाती है। रेत के पुलिन, तटीय बालू का स्तूप, दलदल मैदान, रेत के पुलिन, तटीय बालू का स्तूप, दलदल मैदान, लैगून, नदियों के जलोढ़ क्षेत्र, ज्वार नदमुख तथा अवशिष्ट पहाड़ियाँ इस मैदान में पाई जाने वाली प्रमुख भूआकृतिक विशेषताएं हैं। इस मैदान में अनेक छोटी व तीव्रगामी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो जल परिवहन, सिंचाई या जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अनुपयुक्त है। अपनी तीव्रता के कारण वे इस मैदान में निक्षेपों का जमाव भी नहीं कर पाती है। फलस्वरूप इस मैदान का विस्तार नहीं हो पाता। इस मैदान के साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो इन मैदानों की ओर तीखा ढाल बनाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ दीवार की तरह खड़ी दिखाई पड़ती हैं। ये पहाड़ियाँ भूगर्भिक हलचलों के कारण ऊपर उठ गई, जबकि इन पहाड़ियों के पश्चिम का भूभाग नीचे धंस गया। इस नीचे धंसे भाग पर समुद्री लहरों ने काट छाट और अपरदन क्रिया द्वारा तटीय मैदानों का निर्माण किया। भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर क्रीटेशियस युग में लावा का विस्तृत प्रवाह हुआ, जिससे लावा की अनेक परतें बिछ गई। इन लावा परतों के कारण पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ गई। पश्चिमी घाट की यह दीवार कुछ स्थानों पर खंडित हो गई है, भंजित हो गई है, जिस कारण पश्चिमी तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठारी भाग से जुड़ गए हैं। तटीय मैदानों के बाद समुद्र की ओर विस्तृत उस भाग को प्राय समुद्र में डूबा रहता है महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। तो आपको बता देते हैं कि महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वो समुद्र से लगा हुआ जो हिस्सा है वो मुख्य रूप से तटीय भाग तो है ही, लेकिन इस तटीय भाग को हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र तट से समुद्र की गहराई की ओर जाते हैं तो सबसे पहले जो तट आता है उसे महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में भी जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो समुद्र में डूबे हुए माने हैं। जो आपको एक बार और अंडरलाइन करके बताता हूँ कि तटीय मैदानों के बाद समुद्र की ओर विस्तृत उस भाग को जो प्राय समुद्र में डूबा रहता है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। काठियावाड़, गुजरात और कोंकण तट के किनारे महाद्वीपीय मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं, जबकि गोवा से केरल तक इनकी चौड़ाई कम हो गई है। मग्न तटों का ढाल धीमा होता है, लेकिन समुद्र की ओर बढ़ने पर यह तीव्र हो जाता है। इस मैदान के निम्न उपविभाग किए जा सकते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसे भी हम कई भागों में विभाजित करके विश्लेषित करते हैं। कच्छ का प्रायद्वीपीय मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण मैदान, कनारा तटीय मैदान और मालाबार तटीय मैदान, जिसमें आप आपसे पहले मुख्य रूप से दो तटों के बारे में तो विस्तार से विश्लेषित भी कर चुके होंगे या नाम सुना होगा, जिसमें एक तो कोंकण तट और एक मालाबार तट। कच्छ की जो रण है उसके निकटतम जो क्षेत्र है उस तटीय क्षेत्र को कच्छ का प्रायद्वीपीय मैदान के नाम से जाना जाता है। गुजरात राज्य के निकटवर्ती जो समुद्री तट है उसे गुजरात का मैदानी तटीय क्षेत्र कहते हैं। कोंकण तट ये गुजरात से लेकर के और गोवा तक का जो भाग है वो कोंकण मैदान के नाम से जाना जाता है। और गोवा राज्य का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वो कनारा तटीय मैदान कहलाता है। कर्नाटक और केरल का जो तटीय क्षेत्र है वह मालाबार तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा तटीय मैदान देख लेते हैं हम, भारत का पूर्वी तटीय मैदान।
पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। अर्थात पूर्वी तटीय मैदान है, उसका समुद्र तटीय विस्तार उत्तरी भाग में तो स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड में प्रवाहित होती है, यह नदी जहाँ अपना डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा के तटीय क्षेत्र से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी जो कुमारी अंतरीप तक है, इसका विस्तार पाया जाता है। यह तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इस भाग में कई नदियों के डेल्टा प्रदेश भी अवस्थित है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े क्यों हैं? तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहाँ पर एक तो अवतलन की प्रक्रिया भूवैज्ञानिकों ने अवस्थित बताई है, जिसके कारण जो पश्चिमी तटीय मैदान का जो किनारा है वो पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में खड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए यहाँ पर तटीय मैदान है वो सकड़े हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो डेल्टा न बना करके एस्चुरी बनाती है, जिसकी वजह से मैदानी जो क्षेत्र है उसका विस्तार नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ देखते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान है, तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जो पूर्वी तटीय क्षेत्र में या बंगाल की खाड़ी में अनेक सारी नदियाँ गिरती हैं, वो विस्तृत में डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जब डेल्टाओं का निर्माण करती है तो उनके साथ में अवसादी जो पदार्थ हैं, निक्षेप हैं, वो प्रवाहित होते हैं और ये निक्षेप वहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण जो उपजाऊ मिट्टी है या कछारी मिट्टी है वो समुद्र क्षेत्र की ओर दूर तक जमा हो जाती है, जिसके कारण ही पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। आप इसे विशेष तौर से याद रखें, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें कई बार ये पूछा जाता है। तो एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को तो उत्तरी सरकार तट कहते हैं तथा इस पूर्वी तटीय मैदान के ही दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। भूआकृतिक लक्षणों के आधार पर इस मैदान को दो रूपों में बांटा जाता है। पहला, नदियों का डेल्टाई भाग, दूसरा भीतरी भाग। प्रायद्वीप की बड़ी नदियों यथा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ने अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को जमा कर डेल्टाओं का निर्माण किया है। इन डेल्टा क्षेत्रों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से हुआ है। तो इस बारे में हम अभी जस्ट आपको चर्चा भी की है कि पूर्वी तटीय मैदान है वो नदी डेल्टाओं में जो कछारी मिट्टी है या निक्षेप हैं, अवसाद है, उनके जमा होने से ही बने हुए हैं। तो एक बार पुनः आप इसको देख सकते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका जो जमाव है या विस्तार है, इस तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली नदियों के अववाहि क्षेत्र में जो कछारी मिट्टी या अवसाद है, निक्षेप है, वो जमा होते हैं, जिससे ही इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर काप मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी, कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इन डेल्टा क्षेत्रों के आसपास बहुत सारे बालू के टीले या ढेर बन गए हैं। वैसे इन टीलों के निर्माण में समुद्री लहरों का भी हाथ होता है। कहीं कहीं इन टीलों का निर्माण इस रूप में हुआ है कि स्थलीय किनारों और इन टीलों के बीच समुद्री जल गिरकर झीलों के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये झीलें छिछली होती हैं। उड़ीसा के तट पर चिल्का और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित पुलिकट ऐसी ही झीलें हैं। तो आपको इन झीलों के बारे में भी आपको विस्तार से देख लेना चाहिए, क्योंकि जो चिल्का झील है और पुलिकट झील है, इनको कई बार प्रश्नों के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो एक बार आपको बता दें कि जो छिछली झीलें हैं इनमें उड़ीसा के तट पर तो एक चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील है, जो उथली या छिछली झील है। दूसरा, नदियों के ऊपरी
भाग हैं जो काप मिट्टी के अवशिष्ट मैदान है। ये मैदान ऊंचे भूभागों के अपरदन से बने हैं। इन मैदानों में काप मिट्टी की परत काफ़ी हल्की होती है और कहीं कहीं इस परत के हट जाने के कारण इनके नीचे की चट्टान भी दिखाई पड़ती है। पूर्वी तटीय मैदान के किनारे भी महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं जो गंगा डेल्टा क्षेत्र में सर्वाधिक चौड़ाई में पाए जाते हैं। शेष तटीय भाग में मग्न तटों की चौड़ाई पश्चिमी तटों की तुलना में कम पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तर से दक्षिण तक 3 भाग हैं। तो एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ विश्लेषित करके बता देते हैं कि एक द्वंद्व है, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, तो उस कंफ्यूज को आप क्लियर कर लें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पूर्वी तटीय मैदान के किनारे भी महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं जो गंगा डेल्टा क्षेत्र में सर्वाधिक चौड़े पाए जाते हैं। शेष तटीय भाग में मग्न तटों की चौड़ाई पश्चिमी तटीय क्षेत्र की तुलना में कम पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि जो तटीय मैदान है वो तो हमारा उभरता हुआ या दिखाई देने वाला क्षेत्र है, लेकिन जो मग्न तट है वो समुद्र के पानी के अंतर्गत जो हमारे तटीय किनारा है वो है। तो आपको बता दें कि पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वो भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर पश्चिमी घाट पर्वत का कुछ हिस्सा समुद्र में या अरब सागर में अवतलित हो गया। अब वो अवतलित भाग है वही तो समुद्र तटीय मैदान है, महाद्वीपीय मग्न तट है। अब ये अवतलित भाग है वो विस्तृत है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है या भारत का पूर्वी तटीय मैदान है उसके निकट के जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं वो कम चौड़े पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण तक हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिनके बारे में आपको बताया भी है कि मुख्य रूप से तो इसे उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन दोनों तटों को हम 3 उप विभागों में विभाजित करते हैं। पहला है उत्कल का मैदान, दूसरा है आंध्र का मैदान, तीसरा है तमिलनाडु का मैदान। तो इस तरीक़ा से पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है उसे हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन कर लेते हैं। अब देखते हैं तटीय मैदानों की उपयुक्तता क्या है। तटीय मैदानों का महत्व निम्न बिंदुओं से अवगत होता है। पहला है तटीय मैदान सघन जनसंख्या को आश्रय देते हैं। हम यदि जनसंख्या भूगोल के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं तो हमें अध्ययन के बाद मालूम चलता है कि विश्व के अंतर्गत जितनी भी सघन जनसंख्या पाई जाती है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास अधिक पाई जाती है। तो भारत के तटीय क्षेत्रों का भी जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी महत्व हो जाता है। दूसरा है विदेशी व्यापार के लिए तट ही मार्ग प्रदान करते हैं। देश के सभी बड़े बंदरगाह इन तटीय प्रदेशों में ही स्थित है, जहां से कच्चे माल पर आधारित उद्योग भी तटवर्ती नगरों में स्थापित किए गए। तो देश के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं आप पश्चिमी तट पर देख सकते हैं, जैसे कांडला बंदरगाह, मुंबई, कोची, नाहवा शोभा, ये सारे बंदरगाह बड़े बंदरगाह और महत्वपूर्ण हैं। इसी तरीक़ा से पूर्वी तट पर भी आप देख सकते हैं कि पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, हुगली है, तूतीकोरिन है। ये ऐसे मुख्य बंदरगाह हैं जिनकी वजह से भारत को सामुद्रिक व्यापार का विकास हुआ है या सामुद्रिक व्यापार उपलब्ध कराते हैं।
सामुद्रिक व्यापार के साथ साथ में सामुद्रिक मार्ग भी उपलब्ध कराते हैं। तीसरा है, तटीय मैदान पर्याप्त उपजाऊ हैं और यहाँ चावल, नारियल, केले और गरम मसालों की कृषि की जाती है। इन उपजाओं पर आधारित उद्योग भी यहाँ विकसित हुए हैं। तो तटीय मैदानों में क्योंकि काप मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ काप मिट्टी पाए जाने के कारण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर चावल और नारियल के साथ साथ में केले, गरम मसालों की कृषि बृहद पैमाने पर की जाती है। तो कृषि की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों का काफ़ी महत्व है। अगला है 4, कच्चे तेल की दृष्टि से तटीय मैदान अत्यंत संपन्न है, क्योंकि हम देखते हैं भारत के मुख्य जो कच्चे तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में अवस्थित है, जिनमें मुंबई के अपतटीय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन के कच्चे तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। केरल तट की रेत में मोनोजाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर केरल की जो बालू रेत है उसमें मोनोजाइट नामक जो खनिज है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 5 है, मत्स्य उत्पादन के लिए भी भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो काफ़ी उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इन मुख्य बिंदुओं से हम देखते हैं कि भारत के जो तटीय मैदान है या तटीय क्षेत्र है उनका भारत के लिए काफ़ी महत्व है। तो आज हमने देखा है भारत के तटीय मैदान, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान और तटीय मैदानों का महत्व। भारत के जो द्वीप समूह हैं इनका हम अलग से एक लेक्चर बना के नहीं और अगली सीरीज़ में आपको डालेंगे, तो आप इसका ध्यान से अध्ययन करें, विश्लेषण करें। धन्यवाद।